So good evening class. Today we will start our new topic, that is meso compounds. Meso compounds basically ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, बट व्हाट आई कैन से कि इस क्लास के बाद आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। अगर आप सही प्रोसेस से करोगे आपको भी अच्छा लगेगा। और ये सारे आइसोमेरिज्म में ना एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसकी भी हम बात करेंगे क्यों है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देते हैं मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है मीजो कंपाउंड्स की, तो मीजो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंसिस्ट टू और मोर देन टू कायरलिटी सेंटर्स एंड पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या बोला मैंने? वो कंपाउंड्स जिसमें दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी होती है, वो होते हैं मीजो कंपाउंड्स। ठीक है भाई। अब जैसा मैंने कहा था कि सर आप तो बोल रहे थे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? तो इंटरेस्टिंग ये है कि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। है ना अच्छी बात? हाँ। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और एक और अच्छी बात होती है इसमें कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना मीजो कंपाउंड्स, इन मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये एक कायरल होता है। कायरल सेंटर्स हैं फिर भी मॉलिक्यूल एक कायरल है। तो ये सब जो थोड़े से जो ये जो वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ये होता है ये जो नेचर होता है ये होता है ड्यू टू एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे आगे, कायरलिटी की भी बात करेंगे, कायरल सेंटर्स की भी आज ही बात करेंगे। सो लेट्स पुट डाउन अवर डेफिनेशंस फर्स्ट फॉर मीजो कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स कंसिस्टिंग, क्या बोला था मैंने? कंपाउंड्स कंसिस्टिंग टू और मोर देन टू कायरल सेंटर्स, टू और मोर देन टू कायरल सेंटर्स एंड, और क्या बोला था मैंने बच्चों? एंड possess any element of symmetry, possess any element of symmetry। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की भी हम बात करेंगे अभी, क्या होते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। possess any element of symmetry, then the compounds are called, क्या बोलते हैं? then the compounds are called meso compounds, meso compounds। चलो नोट कर लो, ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन मीजो कंपाउंड्स की, कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज वगैरह पे भी आ जाते हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मीजो कंपाउंड, प्रॉपर्टीज। तो इनकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था उस पर कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कॉमा, बट दे शो क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड पॉइंट, molecules, these molecules are achiral, achiral, but they have chiral centers, chiral centers। थर्ड
अब हमने इन दो पॉइंट्स की बात करी थी, थर्ड वाले की हमने बात नहीं करी थी, उसकी हम बात कर लेते हैं अब। कि जो मिरर इमेज होती है ना मीजो कंपाउंड्स की, वो हमेशा आइडेंटिकल होती है। देखो ये भी एक यूनिक पॉइंट है, बाकी सबसे वो इनैंशियोमर्स नहीं होते हैं, इनकी जो मिरर इमेज होती है वो आइडेंटिकल होती है, जिसको हम होमोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोमर। तो मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स, मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स इज आइडेंटिकल, जिसे हम बोलते हैं होमोमर। दिस इज कॉल्ड होमोमर। तो और इसकी जो चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी है, चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर किसी मीजो कंपाउंड में दो कायरल सेंटर्स हैं, मान लो दो कायरल सेंटर हैं, तो उनका जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा ना वो हमेशा ऑपोजिट होगा। क्या होगा? ऑपोजिट होगा हमेशा। बिल्कुल फिक्स है भाई, हमेशा आर, अगर एक आर है तो अगला एस होगा। सो आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ both the chiral centers, both the chiral centers is opposite, is opposite। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये सब, चार हो गई ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज मीजो कंपाउंड्स की। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो मीजो कंपाउंड्स में जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि आपको जैसे चार ऑप्शन दे दिया, ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए, चार कंपाउंड्स दे दिए, अब आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है कि इन चार में से कौन सा मीजो कंपाउंड्स होगा और कौन से नहीं होंगे। या फिर ऐसा किया कि आपको चार मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीजो कंपाउंड, जिसमें से तीन होंगे एक नहीं होगा। या फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन अगर बनाने अच्छे लेवल के, तो मान लो आपको उसने 6 7 या 8 मॉलिक्यूल्स बना के दे दिए, फिर उसमें आपको बोल दिया कि हाउ मैनी ऑफ दीज आर मीजो कंपाउंड्स, फिर आपको फाइंड करना है 6 7 वो ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स मीजो कंपाउंड्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल मीजो कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होती है आइडेंटिफाई करने की? सो हमारे पास बस दो कंडीशन है मीजो कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने की, दो कंडीशन है। क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशंस फॉर मीजो कंपाउंड। भाई डेफिनेशन में ही उसने बोल दिया था साफ साफ दोनों कंडीशन, बिल्कुल डेफिनेशन में ही बोल दिया था दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? शुड हैव टू और मोर देन टू कायरल सेंटर, टू और मोर देन टू कायरल सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? अगर कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे उसमें कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर कायरल सेंटर्स नहीं है तो वो मीजो नहीं है, वहीं पे, वहीं पे नहीं है। अगर कायरल सेंटर्स हैं फिर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एंड पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन में ये सब कुछ, फिर हम क्या क्या ढूंढेंगे? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब कायरलिटी कैसे देखते हैं, कायरल सेंटर्स कैसे देखते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, वो भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। वैसे तो मैं ज़्यादातर टाइप के करवा दूंगा इधर, बट जो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा वो आप मॉड्यूल से कर सकते हो। उसके बाद आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे ही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कायरलिटी से। कायरलिटी हम कैसे चेक करते हैं, कायरल सेंटर्स क्या होते हैं? कायरलिटी, कायरल सेंटर्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी पहले। sp3 hybridized, sp3 hybridized atom
which is connected to 4 different groups or atoms ऐसे आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है पहले से भी पढ़ रखा हो कायरलिटी के बारे में थोड़ा बहुत, बट जिसने नहीं पढ़ रखा वो यहाँ देख लेगा। तो जो हमारा एक जो सेंटर होना चाहिए, जो एटम होना चाहिए, उसके चार जो बॉन्ड है ना वो चारों डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम से होनी चाहिए। और जो वो एटम है, जो सेंट्रल एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या कंडीशन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और चारों जो उसकी वैलेंसी है ना, चारों बॉन्ड वो डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम्स के साथ होने चाहिए। तो वो क्या होगा? कायरल सेंटर। और आइसोटोप्स एंड lone pair isotopes and lone pair are also considered as different valencies are also considered as different valencies as different valencies। अगर मान लो एक सेंटर पे मान लो कार्बन है बीच में, एक साइड अगर मान लो नाइट्रोजन है हमारे पास, उसमें एक लोन पेयर है, एक में H है, एक में T है, T मतलब ट्रीटियम, और एक है डी ड्यूटेरियम, एक क्या है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हो गया, लोन पेयर हो गया, उसके आइसोटोप्स हैं, तो ये कायरल होगा क्योंकि चारों वैलेंसीज अलग हैं और नाइट्रोजन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हम आगे देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस उसमें। अगर हम एक बेसिक डायग्राम देखें कि कायरल सेंटर्स कैसे दिख सकते हैं, मान लो कि हमारे पास कार्बन है कनेक्टेड टू x y z और इसको भी कुछ भी मान लो a। तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, चार बॉन्ड बन रहे हैं इसके और चारों अलग हैं, चारों अलग हैं। तो ये क्या होगा? कायरल सेंटर। इसे हम ऐसे एस्ट्रिक मार्क करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो सही है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं सबसे पहले कि कायरलिटी सेंटर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स, CH3 CHOH CH2 CH3। हमें फाइंड करना है कि इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस एक साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस कार्बन में देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज तो है। पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पे 3 H हैं, भाई 3 H हो गए, 3 वैलेंसी सेम हो गई, कोई चांस ही नहीं कि ये कायरल हो जाए। कायरलिटी के लिए क्या चाहिए हमें? चारों वैलेंसीज अलग होनी चाहिए। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगले पे अगर हम आए तो देखिए एक वैलेंसी की ये होगी, कलर चेंज कर लेते हैं यार। ठीक है, एक वैलेंसी इसकी ये हो गई, एक इसकी वैलेंसी H हो गई, एक इसकी वैलेंसी ये हो गई और एक ये हो गई। तो देखो चार बॉन्ड बन रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। और अब देखो कि चारों वैलेंसीज अलग हैं, एक CH3 एक OH एक CH2 CH3, पूरा कंसीडर करना है ये पूरा, हाँ, और एक H। तो चारों वैलेंसीज अलग हो गई, मतलब ये क्या है? कायरल सेंटर है। ये क्या है? कायरल सेंटर। इस पे हम मार्क कर देते हैं कायरल सेंटर स्टार। अगर आप इस CH2 में देखोगे तो इसमें देखो 2 H हो गए, 2 H हो गए ना, तो मतलब ये कायरल नहीं होगा। अब इसमें भी देखो, इसमें 3 H हो गए, 3 वैलेंसी सेम हो गई, तो ये भी कायरल नहीं होगा। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? CC कितने हैं इसमें? 1। एक और एग्जांपल ले लें ऐसा ही, CH3 CH3 C Me H CH Cl CH3। इसमें देखते हैं इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला फिर से CH3 है, 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये तो नहीं होगा, कायरल नहीं होगा। इसमें देखो एक साइड CH3 है, इधर Me है, इधर H है और इधर भी डिफरेंट है, तो ये कायरल होना चाहिए ना? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप ध्यान से, भाई ये CH3 और Me तो सेम ही है ना, CH3 है Me है, मैथिली तो है दोनों, तो ये सेम है, तो ये भी कायरल नहीं है, ये तो सेम हो गया, इसमें दो वैलेंसी सेम हो गई। थर्ड वाले पे आए तो अगर आप देखो कि ये एक पार्ट अलग है, ये CH3 अलग है, एक H और एक Cl, एक H और एक Cl, चारों वैलेंसीज अलग हैं इसकी, तो ये क्या होगा? कायरल सेंटर। ये क्या होगा हमारा? कायरल सेंटर। और फिर आखिरी वाला CH3 है, फिर से सेम हो गया, उसमें 3 H हो गए,
तो वो भी नहीं होगा। यहाँ भी सी सी कितने हुए हमारे पास, एक। ठीक है, चलो ये हो गए चेन वाले एग्जांपल। अब हम रिंग में करके देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो रिंग दे रखी है, ऐसा दे रखा है CH3H, CH3H। अब अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, CH2 होगा। ये ऐसे ऐसे बना होगा ना, CH2 और ऐसे करके, ऐसे है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो H हो गए, इसकी दो वैलेंसी सेम हो गई, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले हम इसको हटाएंगे कि ये नहीं होगा। अब इस पे आते हैं, इस पे देखें हम कि एक H है, एक CH3 है इस कार्बन के लिए, और एक ये ब्रांच है और एक इसकी ये ब्रांच है। तो अगर तुम देखो तो ये ब्रांच और ये ब्रांच अलग है ना, ये वाली लॉन्गर चेन है, ये वाली इस स्मॉलर चेन, तो इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं वो अलग हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं कायरल सेंटर से, रेड से मार्क कर लेते हैं। ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है। सेम इसमें भी सेम ही तो है, एक CH3 एक H और ये डिफरेंट वैलेंसीज, तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चौथा एग्जांपल कायरल सेंटर्स का। अगर मान लो हमारे पास एक नाइट्रोजन है जिसकी मैंने पहले बात करी थी ना, हाँ, और उस पर एक लोन पेयर है HBr, क्या ये होगा, क्या ये कायरल होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। देखो इसमें कि हमने पहले ही बात कर ली थी ना कि लोन पेयर को हम डिफरेंट काउंट करते हैं। तो एक ये लोन पेयर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा Br, चौथा Cl। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो क्या हुआ, सिर्फ, अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही होता है कायरल सेंटर, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है बेसिकली, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और चारों डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए बस। तो ये क्या हुआ, कायरल। तो यहाँ भी सीसी कितने हो गए, 1। पर इस वाले में देखो ना, यहाँ पे हमारे पास सीसी 2 आए थे। कितने सीसी, 2 सीसी थे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एक दो और अच्छे एग्जांपल करके देख लेते हैं, थोड़े से अच्छे वाले। अगर हमारे पास मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, इसमें चेक करते हैं इसमें कितने कायरल सेंटर्स मिलेंगे हमें। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें यहाँ से, ये हमारा पहला है कार्बन, एक H है और मान लो यहाँ पर एक H। ठीक है, वैसे तो वो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि अगर CH3 ऐसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, CH3 ऐसे दोनों सिंगल बॉन्ड तो एक H होगा, बट मैंने बना दिया आपके आसानी के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस कार्बन से स्टार्ट करें हम, तो हमारे पास एक वैलेंसी क्या है इसकी, एक वैलेंसी H है, एक वैलेंसी CH3 है, एक वैलेंसी यहाँ से यहाँ तक की है और चौथी वैलेंसी यहाँ से यहाँ तक की है। तो देखो ये वैलेंसीज अलग है ना, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वैलेंसीज दोनों अलग है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होता तो ये दोनों वैलेंसीज सेम होती, फिर ये कायरल ना होता। बट इसमें दोनों वैलेंसीज अलग है ऊपर वाली, तो ये कायरल होगा। तो ये हमारे पास एक कायरल सेंटर में मिल गया, यहाँ पे एक कायरल तो मिल गया। अब अगर तुम इसमें चेक करोगे तो यहाँ पर जो होता है ना, ये CH2 होता है। ये जो होगा ये CH2 है। जैसे ये CH2 है तो इसमें H कितने हो गए, 2 H हो गए, 2 H हो गए यहाँ पे। अब अगर 2 H हो गए तो दोनों सेम हो गए, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी तुम देखोगे तो यहाँ पर भी 2 H होंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 H होंगे, यहाँ पर भी 2 H होंगे, तो ये सब तो होंगे ही नहीं, इनको तो काट दो। इस पे आते हैं अब। जब हम इस पे आएंगे तो इस पे एक CH3, ये वैलेंसी अलग, ये वैलेंसी अलग। दिखने में क्या लग रहा है कि ये कायरल सेंटर है, पर हमें भूलना नहीं है, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। क्या ये sp3 है, नहीं है भाई, ये तो sp2 है ना। ये क्या है, sp2। तो ये कायरल होगा, नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सीसी कितने मिले हमें, सिर्फ एक मिला ना। यहाँ पर हमें सीसी कितने मिले, एक मिले। ये वो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चे कभी कभी अटक जाते हैं, इसलिए वो सारे मैं क्लास में ही करवा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने मॉड्यूल से करते रहिएगा। सारे अच्छे एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर कर लूँ यहाँ पे। छठा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, सिंपल सा एक एग्जाम्पल, एक Br एक H
ऊपर एक बी आर एक एच। इसमें चेक करते हैं कायरल सेंटर्स। तो हमने तो पहली बात कर रखी कि ये जो CH2 वाले हैं इनको तो पहले ही काट दो, ये जो CH2 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 इनको तो पहले ही काट दो, ये तो होंगे ही नहीं। अब हमारे पास बचे ये और ये। इसमें हम चेक करते हैं कि एक हमारे पास बी आर है, एक एच है, एक ये रिंग है, एक ये रिंग। सही बात है। तो क्या होगा, ये होंगे कायरल? ये भी नहीं होगा। ये कायरल सेंटर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये देखो ना भाई, यहाँ से यहाँ तक तुम जाओगे, फिर इधर से इधर तक जाओगे, ये तो सेम ही वैलेंसी तो है, सेम ही तो है ये। और बी आर और एच तो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को तो हम काउंट ही नहीं करते, कॉमन पॉइंट काउंट नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक ये और ये सेम है, तो ये कायरल नहीं होगा। सेम इस केस में भी अगर तुम इसको भी देखो तो सेम ही तो है, ये बी आर ये एच, फिर सेम चेन है, तो ये भी कायरल नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी कितने होंगे? ज़ीरो। कितने होंगे सीसी? ज़ीरो। अब हम आते हैं अपने एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आखिरी बस। ऐसा ही है, थोड़ा सा ऐसा ही है। ये बी आर है हमारे पास, यहाँ पर एच है, ये बी आर है, ये हमारे पास एच है। हम बस हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई ये CH2 वाले तो हमको पहले ही हटा देने कि CH2 वाले तो होंगे ही नहीं, ये सब तो होंगे ही नहीं। आते हैं इन पे। इसमें देखो एक एच अलग है, एक बी आर अलग है, एक इसकी ये वैलेंसी और चौथी इसकी ये वैलेंसी। अब देखो ये जो जो यहाँ पे सेम आ रहे थे ना, अब यहाँ पे वो चेंज हो गए, वो जो थर्ड और फोर्थ वैलेंसी थी यहाँ पर डिफरेंट हो गई। तो क्या ये होगा कायरल? जी हाँ, ये कायरल होगा हमारे पास। तो एक कायरल ये होगा। और क्या बचा हमारे पास? ये वाला। इसमें भी देखो एक एच एक बी आर, इसके लिए थर्ड वैलेंसी ये, फोर्थ वैलेंसी ये, तो इसमें भी डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा? कायरल। तो इसमें कितने होंगे कायरल सेंटर? दो। सीसी कितने होंगे इसमें? दो। तो हमने पहला स्टेप पार कर लिया है मीजो कंपाउंड्स फाइंड करने का। मीजो कंपाउंड्स की क्या थी? दो कंडीशन थी ना हमारे पास। जी हाँ, पहली कंडीशन थी हमारे पास कि उसमें मीजो कंपाउंड्स में कायरल सेंटर्स होने चाहिए दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होने चाहिए। और अगली कंडीशन क्या थी? अगली कंडीशन थी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो देखो हमने कायरल सेंटर्स तो फाइंड करना हमने सीख कि कायरल सेंटर्स हमें कैसे देखने हैं। अब आते हैं हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है, नाउ वी विल कम टू एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब आप सबको मालूम ही है। अगर हम किसी चीज़ को दो हिस्सों में, चार हिस्सों में, छह हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर दें कि वो आपस में सिमिलर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्री। और जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लेन से, लाइन से, पॉइंट से, वो क्या हुआ? एलिमेंट। तो वो एलिमेंट्स जो किसी चीज़ को सिमेट्री में डिवाइड करते हैं वो से हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो बेसिकली यहाँ पे चार टाइप के होते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। चार टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें हम किसी चीज़ को प्लेन से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसे हम पीओएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओएस। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, कभी कभी से पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोल देते हैं, बट फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों पीओएस पीओएस होते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं नॉर्मली, बट कभी कभी पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सीओएस। आपका मन हो तो साइड में लिख लेना, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी इसको ही बोलते हैं। तीसरी होती है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और चौथी होती है हमारे पास अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप सोच रहे हो कि यार सर आपने तो बहुत सारा कर दिया। नहीं नहीं, बहुत सारा नहीं हुआ है, सिर्फ हमें इस दोनों में से इन दोनों पढ़नी होती हैं। फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिर्फ ये दोनों पढ़नी होती हैं, ये हमारे काम की नहीं है। तो हमें क्या पढ़नी है? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमें बस दो चीज़ें पढ़नी है। आते हैं हम अपने प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। आ जाएं? चलें आ जाएं। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या बोलते हैं? पीओएस। पीओएस। पीओएस।
ये वो एलिमेंट जैसे हम बात कर रहे थे ना कि जो डिवाइड करेगा किसी चीज़ को इक्वल सिमिलर पार्ट्स में, उसे हम बोलते हैं, वो होता है हमारा एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या है, प्लेन। तो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, जो उसको कोई एक ऐसा प्लेन जो उसको सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, so it is an imaginary plane that divides a molecule into two equal parts। वो प्लेन, वो इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो सेम हिस्सों में डिवाइड करता है। और वो जो दो हिस्से होते हैं ना, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं अभी, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या होगी डेफिनेशन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, it is an imaginary plane which divides the molecule into two equal parts, which divides the molecule into two equal parts, and both the parts are mirror image to each other, both parts are mirror image to each other। mirror image to each other। खास बात क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री की, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कन्फर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब तक हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल सेंटर्स की, ऑप्टिकल सेंटर से फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्टिकल सेंटर है फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं, और अगर ऑप्टिकल सेंटर नहीं है फिर भी कभी कभी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो सकता है। वो थोड़ा आगे हम देख लेंगे स्पाइरो वगैरह में, वहाँ पर अगर ऑप्टिकल सेंटर नहीं है बट फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इनकी जो एक प्रॉपर्टी है वो लिख लो ऐसा एस्ट्रिक करके, इफ़ पी ओ एस इज प्रेजेंट, इफ़ पी ओ एस मतलब yes plane of symmetry, if pos is present then the molecule is optically inactive, then the molecule is optically inactive। मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम पता कैसे करेंगे कि पीओएस है या फिर नहीं है, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ आपके लिए। हम उसमें चेक कर सकते हैं कि पीओएस और पीओएस कैसे देखते हैं कि पीओएस है या पीओएस नहीं है। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट से मान लो स्टार्ट कर लें कि मतलब एक अल्फ़ाबेट मान लो दे रखा है ए दे रखा है, इसमें हम पीओएस कैसे बताएंगे पीओएस है कि नहीं है। तो बेसिकली हमें एक ऐसा प्लेन पास करना है, इस ए के थ्रू में एक ऐसा प्लेन पास करना है जिससे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अगर मान लो हमें एक ऐसा प्लेन डाल दें ए के ऊपर, क्या ये ऊपर और नीचे इक्वल डिवाइड कर पाएगा इस प्लेन, नहीं ना, सेम कहाँ है। बट अगर हम एक ऐसा प्लेन से इसको डिवाइड करें इस प्लेन से, अब तुम देखोगे इधर भी ऐसा है इधर भी ये सेम है, और दोनों अगर हम बीच में एक मिरर रखेंगे ना तो इसकी इमेज एकदम उल्टा बन जाएगी, देख लो एकदम। तो इसके मिरर जो दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं वो सेम भी हैं और वो एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। तो ये क्या है, ये हमारा पीओएस है, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर जैसे हम एक और अल्फ़ाबेट ले लें, अगर हम मान लो बी ले लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं बी इसमें अगर हम पीओएस ढूंढने का ट्राई करें कि अगर इसको हम ऊपर से मान लो काट देंगे ऐसे, तो क्या इसमें पीओएस है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर पाएगा ना। बट अगर हम इसे बीच से डिवाइड करेंगे तो ये देखो ऊपर नीचे सेम और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। तो इसमें भी ये क्या है, पीओएस है। ऐसे ही मान लो एक और अल्फ़ाबेट ले लें सी, इसको भी हम अगर बीच से काट दें यहाँ से, तो देखो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी। अगर हम बीच में एक मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी। ऐसे ही डी ई या फिर जहाँ भी हम ढूंढ सकते हैं। बट हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। किन मॉलिक्यूल्स में हमें पीओएस देखने को मिलेगा और हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें पीओएस है या पीओएस नहीं है।
तो पहले एक बेसिक सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास है CH3H, CH3H, ठीक है। इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लो इसको ऐसे बीच से डिवाइड कर देते हैं कि एक प्लेन यहाँ से पास कर देते हैं इसमें, तो ये देखो ऊपर का पार्ट है उसमें CH3H है, CH3H है ना। ऊपर के पार्ट में क्या है, CH3 भी है, H भी है, CH3H है, बट नीचे तो अलग है। तो ये प्लेन इक्वल में डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये तो हमारे पास POS नहीं हो सकती। इसको हम हटा देते हैं। एक बार हम इसे यहाँ बीच से डिवाइड करके देखते हैं ऐसे। अब देखो, अब जो इधर का पार्ट है ना, इधर भी CH3H है, इधर भी CH3H है, नीचे यहाँ पर सिर्फ CH2 है, यहाँ पर भी सिर्फ CH2। तो ये दोनों देखो सेम है और एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। तो ये होगा क्या, ये है हमारा POS, ये है हमारा POS, इसमें है POS, ठीक है ना। अगर एक और एग्जांपल लें इसका, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ पर Cl लगा हुआ है और यहाँ पर डैश पे Br लगा हुआ है। मान लो इधर इस वेज पे F है और इधर इस वेज पर भी F है। हमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। अब देखो कैसे देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल में कैसे देखेंगे। अगर तुम ये देखो कि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, अब देखो POS की एक खास बात है कि हम इसको जिसके थ्रू काट रहे होते हैं ना, वो दोनों में डिवाइड होता है, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है। अब आप उसे चाहे ऐसे मान लो कि हम उसे काउंट नहीं करते हैं, या फिर आप ऐसे मान लो कि जिसके थ्रू काट रहे हैं तो वो इक्वल शेयर हो जाएगा दोनों में। तो आप चाहे ऐसे सोच लो, चाहे आप ऐसे सोच लो कि हम उसका सिग्निफिकेंस लेते ही नहीं है। तो अगर हमने जब ये प्लेन पास किया ना, तो अब हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमें इससे मतलब ही नहीं। अब हम ऊपर और नीचे चेक करेंगे, तो ऊपर नीचे देखो यार, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, खेल तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, मॉलिक्यूल ही अलग हो गया, वो एटम्स ही अलग हो गए, तो सिमेट्री देखने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो POS हो ही नहीं सकता, ये POS तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, अब अगर हम एक POS ऐसा पास करें, एक प्लेन ये इसके थ्रू पास करें, अब जब हमने इसके थ्रू पास किया, अब इसका सिग्निफिकेंस तो नहीं है Cl का और Br का, इसका तो सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, तो अब ये तो खेल में है ही नहीं। अब हमें देखना है कि इधर भी F था, इधर भी F था, दोनों सेम साइड पे, तो ये क्या होगा, ये है हमारा POS। दोनों सेम साइड पे भी हैं और दोनों सेम ग्रुप भी, तो इसमें क्या होगा, POS। एक मॉलिक्यूल और अगर हम मान लो फिशर में आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो उसमें कैसे देखेंगे। अगर OH H H OH, ठीक है, मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल इसीलिए यहीं करवा दे रहा हूँ कि आपको कुछ बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर इसमें हमें चेक करना है POS COS, तो इसमें हमेशा हॉरिजॉन्टली काट के देखना है आपको, हमेशा हॉरिजॉन्टली काट के देखना है फिशर में। अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टली काटोगे यहाँ से, तो आप देखो कि ऊपर यहाँ पे क्या है, CH का HOH, यहाँ पे COH, यहाँ पर HOH COH, सेम है एटम्स। अब देखो कि अगर हम यहाँ पर एक मिरर रखेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक कार्बन HOH, एक कार्बन फिर COH, सेम है ना, जो इक्वल भी है और मिरर इमेज भी है। तो ये क्या है इसमें, POS है ना, POS। हाँ ठीक है, इसमें भी है POS। एक चौथा बना के चेक कर लेते हैं। अगर मान लो इसको हम रिवर्स कर दें, इस बार मान लो इसको हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, H और OH को रिवर्स कर दें, OH इधर, इधर H, यहाँ पर H कर देते हैं और इधर OH कर देते हैं, नीचे सेम COOH। अब देखो, अब इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब अगर इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो OH के नीचे H आ रहा है। अगर हम यहाँ पे मिरर रखेंगे तो OH के सामने तो OH आएगा, H के सामने भी H आएगा ना, पर यहाँ पे H के सामने क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा इसमें, ठीक है। और एग्जांपल्स करके देखते हैं इसमें, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। अगर मान लीजिए हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग दे रखी है ऐसे करके, इसमें वेज पे यहाँ पर Br दे रखा है और इधर भी वेज पे Br दे रखा है, ठीक है। इसमें हम ट्राई करते हैं POS फाइंड करने की। अगर मान लो एक प्लेन है हमारे पास, ये एक प्लेन है, इसमें इधर एक Br दे रखा है, इधर एक Br दे रखा है। तो अगर हम इसको ऐसे बीच से डिवाइड करें,
तो इधर भी ये वेज पे है, इधर भी ये वेज पे है। अगर ऐसे हम बीच से डिवाइड करेंगे, मान लो इसको हम ऐसे बीच से डिवाइड कर देंगे, ये प्लेन है हमारा, ठीक है, ये प्लेन है, इधर एक बी आर है ऊपर, इधर एक बी आर है ऊपर, तो बी आर, अगर इसको हम ऐसे बीच से काट देंगे तो इधर देखो जो बी आर था उसकी जो मिरर इमेज होगी वो भी बिल्कुल यहीं पे होगी, वो भी वेज पे होगी, ये भी वेज पे है, तो ये क्या होगा, इक्वली डिवाइड करेगा सेम पार्ट में, तो ये क्या होगा, पीओएस होगा ये। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पीओएस। ऐसा ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल करते हैं जिसमें हमने ये लिया बी आर वेज पे और एक हमने ले लिया बी आर डैश पे। तो अब देखो अब कैसे होगा, देखो अभी भी हमारा बीच में सेम प्लेन है, सेम प्लेन है। एक, अब देखो एक पेन ले लेते हैं हम, एक हमारा यहाँ पे क्या है, वेज पे बी आर, और एक हमारा क्या है, डैश पे है, नीचे है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ ऊपर है। अब अगर इसको हम यहाँ से कट करने के ट्राई करते हैं, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो देखो क्या होगा, एक बी आर ऊपर है तो उसकी जो मिरर इमेज बननी चाहिए थी ना, वो भी यहाँ बननी चाहिए थी, तो होता ना वो मिरर इमेज। बट ये तो यहाँ पे है तो इक्वल तो मतलब डिवाइड तो कर रहा है वो, इधर एटम एटम तो दोनों सेम है, एटम्स तो सेम है बोथ साइड, बट ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। क्या नहीं है, मिरर इमेज, तो यहाँ पर पीओएस नहीं होगा, यहाँ पर पीओएस नहीं होगा, नो पीओएस, नो पीओएस। ठीक है, एक एक दो सिक्स मेंबर की करके देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे हमें दे रखा है, देखिए फिर से वही, अब सिक्स मेंबर में भी मान लो अगर बी आर दे दिया, इधर वेज पे बी आर दे दिया, अब फिर से वही है, अब भाई बीच का प्लेन तो कुछ भी हो, बीच का प्लेन कुछ भी हो, अगर एक बार एक बी आर डैश पे है और दूसरा बी आर वेज पे है, एक ऊपर है एक नीचे, तो ये एक दूसरे के अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या कभी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, नहीं होंगे ना। तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कोई पीओएस नहीं है, बट याद रखें मैंने आपको एक बात भी कही थी ना, कि हम जिसके थ्रू काटते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो अगर हम इस बी आर के थ्रू एक प्लेन पास कर दें, इस बी आर के थ्रू एक प्लेन पास कर दें, तो अब इसका तो कोई सिग्निफिकेंट रहा ही नहीं ना, अब इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, अब हमें सिर्फ मतलब है इस पार्ट से, तो इधर और ये पार्ट तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पीओएस होगी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पीओएस के एग्जांपल्स। तो देखो एक पीओएस हो गया और एक क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमें दोनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए म्यूजो कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, एक बार फिर से हम बात करते हैं क्या क्या चाहिए हमें, दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स और एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक चीज चाहिए होगी। तो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देख ली यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे हम क्या बोलते हैं, सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज सीओएस। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि ये कैसे दे देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली एक पॉइंट होता है सेंटर पे, मॉलिक्यूल के सेंटर पे एक पॉइंट होता है जहां से अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शंस में लाइन खींचे ना, अगर मान लो ये है हमारे पास, ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, अगर इसका सेंटर यहाँ पे ये सेंटर है इसका, अगर हम इस पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शंस में लाइन खींचते हैं और उस हमें सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या सेम ग्रुप मिलता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने पे CH2 है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने पे CH2 है, होगा ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं फिर देख लेंगे अच्छे से। तो इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, वो प्लेन भी इमेजिनरी था, ये सेंटर भी इमेजिनरी है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट at the center of molecule, at the center of molecule from which if we draw any line, from which if we draw any line, मैंने क्या बोला था, opposite directions में अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे क्या, opposite direction में, if we draw any line in diagonally opposite direction, in diagonally opposite directions and और क्या कंडीशन थी हमें,
सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या सेम ग्रुप मिलना चाहिए, एंड वी गेट सेम एटम और ग्रुप, सेम एटम और ग्रुप एट सेम डिस्टेंस, at same distance, then the molecule has COS, then the molecule has COS, that is center of symmetry, then the molecule has COS। और एक वही कॉमन प्रॉपर्टी जो उसकी भी थी, POS की भी थी, वो COS की भी होती है कि if COS is present, if COS is present, then the molecule is optically inactive, then the molecule is optically inactive, optically inactive, optically inactive। ठीक है, तो जैसे हमने POS में कहा था कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए भी कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है तो भी जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं मीजो कंपाउंड्स पे कि हम फिर फाइनली आएंगे अपन मीजो कंपाउंड्स पे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मीजो कंपाउंड्स। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा है, CH3H, CH3 और H। इसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास CH3 और H दे रखा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए ना उसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से अगर हम अपोजिट डायरेक्शंस में लाइन खींचें तो हमें सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल जाए। जैसे अगर हम ये देखें कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है इस सेंटर पे, तो यहाँ से अगर मैं इधर डायगनली जाऊँगा, वाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है। अगर मान लो ये सेंटर है इसका, यहाँ से हम कुछ ऐसा जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ CH2 या फिर CH मिल रहा है, पर अगर हम इधर जाएंगे अपोजिट में तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर इधर जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इधर जाएंगे तो कुछ और मिल रहा है, ऐसा है ना। अगर जैसे इस CH3 में देखो, अगर हम CH3 से एक लाइन खींचें इस CH3 तक, क्योंकि हमें सेम चाहिए, क्या चाहिए, सेम ग्रुप से सेम एटम चाहिए, सेम चाहिए, तो इसका जो पॉइंट आ रहा है वो इस लाइन पे कहीं आ रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, वो पॉइंट चाहिए किस पे, मॉलिक्यूल के सेंटर पे। इस लाइन के सेंटर पे थोड़ी चाहिए हमें, तो मॉलिक्यूल के सेंटर पे चाहिए जो यहाँ कहीं होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें POS, इसमें COS नहीं है, नो COS। और पता है ऐसा होता है ना कि किसी भी ऑड मेंबर रिंग में COS कभी मिलती ही नहीं है, COS कभी मिलती ही नहीं किसी भी ऑड मेंबर रिंग में। COS में जो को दो खास बात होती हैं कि हम फिशर में कभी COS नहीं देखते हैं और ऑड मेंबर में भी कभी नहीं देखते, क्योंकि हमें मिलती ही नहीं है COS, ना फिशर में ना ही ऑड मेंबर रिंग्स में। ठीक है, अगर हम जैसे किसी मॉलिक्यूल में चेक कर लें, एक 6 मेंबर मॉलिक्यूल ले लें हम, मान लेते हैं कि जो हमने POS में भी ले रखा था वैसे, मान लो यहाँ पे हमें वेज पे एक BR दे रखा है और यहाँ पे हमें डैश पे BR दे रखा है, एक वेज पे BR दे रखा है, एक डैश पे BR दे रखा है। इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, मान लो ये इसका प्लेन है, ये जो हमारा ये प्लेन में ना, तो ये हमारा प्लेन है, और एक हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे BR दे रखा है वेज पे, और एक BR दे रखा है इस ऑपोजिट एंड पे डैश पे। तो एक यहाँ दे रखा है वेज पे, एक यहाँ दे रखा है डैश पे, और मॉलिक्यूल का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा सेंटर, इसके बिल्कुल बीचों बीच में। अब तुम देखो अगर हम यहाँ से डायगनली अपोजिट में एक ऐसे लाइन खींचें, मान लो ये था हमारा BR, अगर हम इसके सेंटर से एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो BR के टॉप को, जो BR के टॉप पे जाएगी यहाँ से यहाँ तक, अगर हम वैसे ही नीचे से एक डायगनली अपोजिट लाइन खींचें तो इस वाले BR पे आएगी ना वो। मान लो एक BR यहाँ है, एक BR यहाँ है, इस पॉइंट से यहाँ हमने एक लाइन खींची, वो गई BR पे, इसके डायगनली जस्ट अपोजिट वो यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो वो भी कहाँ पे आएगी, वो आएगी डैश वाले BR पे। तो ये क्या है, ये वो सेंटर है ना, देखो ये मॉलिक्यूल का भी है सेंटर, इसमें हम अपोजिट लाइन खींचने पे हमें सेम ग्रुप भी मिल रहा है BR और BR, वो भी क्या डायगनली अपोजिट और सेम डिस्टेंस पे भी मिल रहा है, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या है हमारे पास,
सेंटर ऑफ सिमिट्री यहाँ पे है, सेंटर ऑफ सिमिट्री COS, इसमें है क्या है COS। अगर मान लो हमारे पास किसी और फॉर्म में दे रखा है तो हम कैसे चेक करेंगे, मान लो एक सॉर्स फॉर्म में दे रखा है ऐसा करके हमें, यहाँ पर OH है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर H है, इधर OH है, इधर Me है और इधर H है। आप कैसे चेक करेंगे इसमें, तो हमें देखो फिर से हम बस कंडीशंस कंडीशंस याद रखो अपनी कि कंडीशंस क्या आती है हमारी, कि सेंटर से पास होना चाहिए मॉलिक्यूल के और सेम डिस्टेंस में सेम ग्रुप मिलना चाहिए। अगर इसमें हम देखेंगे, अगर हम इस H से इस H को अगर हम मिलाने की ट्राई करें, ये H कुछ ऐसे ऐसे होगा। अगर इस Me को Me से मिलाने की ट्राई करें तो ये Me कुछ ऐसा होगा। एंड सेम फॉर दिस OH। तो देखो ये सब कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो रहा है, और है ना पास, और सेम ग्रुप है, सेम एटम है, सेम डिस्टेंस है, तो इसमें क्या है, इसमें भी COS है। ऐसे देखते हैं COS और POS। अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ पे जो होते हैं मीजो कंपाउंड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स। ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स पहले से बना के रखे हैं कि टाइम ना वेस्ट हो, तो इसमें हम चेक करेंगे मीजो कंपाउंड्स। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कंडीशंस क्या थी मीजो कंपाउंड्स की। दो कंडीशंस थी, पहली क्या थी, कायरल सेंटर्स, दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर्स। तो अगर कायरल सेंटर्स हैं फिर हम चेक करेंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे पहले एग्जांपल चेक करते हैं कि इसमें कायरल सेंटर है। अगर हम इस कार्बन को चेक करें तो एक Me, एक H, एक OH और एक ये डिफरेंट ग्रुप, तो ये क्या है, कायरल है। सेम इसमें भी एक OH, एक H, एक Me, एक Me, ये भी क्या है, कायरल है। और इसमें हमने अभी पहले ही देख रखा था कि अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, POS। तो दो कायरल सेंटर की कंडीशन भी कंप्लीट, POS की कंडीशन भी कंप्लीट। अब चाहे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए या हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, हमें तो एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चाहिए ना, किसके लिए, मीजो कंपाउंड्स होने के लिए। पहला वाला क्या होगा हमारे पास, मीजो। इसमें चेक करेंगे अगर, तो देखो इसमें इस कार्बन पे हम चेक करें, इस कार्बन पे चेक करें तो एक OH है, एक Me है, एक ये और एक क्या होगा, एक यहाँ पर H होगा। सेम इसमें भी एक OH, एक Me, एक ये ब्रांच और एक H। तो देखो अगर हम एक एक टाइम पे इसमें एक कार्बन पे चेक करते हैं, ठीक है, दोनों में नहीं हाथ मारना है, एक टाइम पे एक जगह हाथ मारना है। तो अगर इस C को चेक करेंगे तो एक OH, एक H, एक Me और एक ये, तो ये क्या है, कायरल है। ठीक है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। इसमें अगर हम मान लो कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करने की ट्राई करते हैं तो इसमें हमें क्या मिल सकता है, मान लो एक OH है, एक Me है, एक OH, एक अगर हम इसको ऐसे 20 से डिवाइड कर दें तो देखो OH के पीछे OH, Me के पीछे Me, OH के पीछे क्या है OH, Me के पीछे क्या है Me। हमें सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। देखो ये भी वेज पे है, ये भी वेज पे है। अगर ये डैश पे होता ना फिर ना होती ये एक दूसरे की मिरर इमेज, फिर इसमें POS भी ना होता। अगर मान लो ये प्लेन है, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ हो जाएगा, तो वो मिरर इमेज थोड़ी होगा। एक OH यहाँ पे है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ पे एक मिरर रख दें तो उसकी जो OH की मिरर इमेज होगी वो भी ऊपर ही होगी ना, तो दोनों ऊपर है इसलिए इसमें POS है। तो इसमें क्या है, कायरल सेंटर्स भी हैं और POS भी है, तो ये क्या होगा, मीजो। ये भी क्या है हमारे पास, मीजो। इसमें देखते हैं, देखो ये सिमिलर ही है, बस उसमें OH कहाँ था, वेज पे था, इसमें OH कहाँ पे, डैश पे। तो हमें पता है ये कायरल भी है, इसमें दो कायरल सेंटर तो हमें मिल गए, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। पर इसमें POS तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, POS तो है ही नहीं। पर हमारे पास एक और भी तो सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो चेक करते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करें तो ये जो Me है ना, ये मान लो अगर इसको हम अपोजिट मैच करेंगे आके, ये कुछ सेंटर से पास होगा, और ये जो OH है तो ये अपोजिट है, ये डैश पे है, ये वेज पे, इसलिए हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं इसमें। अगर दोनों सेम साइड पे होते फिर तो, अगर जैसे ये है, अगर इसमें हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो ये OH तो ऐसे पास होगा ना, हमें OH चाहिए ना, सेम ग्रुप चाहिए सामने, तो सेंटर तो यहाँ है, ऊपर से पास हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, बता देते हैं उससे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, CC है और COS है, कायरल सेंटर्स भी हैं और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, तो ये क्या होंगे, मीजो। हमें तो भाई कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिल जाए, कोई सी भी मिल जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता, POS है चाहे COS हो, हमें तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये भी है हमारे पास मीजो। अब जैसे ये हमें 100 हॉर्स वाला मिल जाए, इसमें हम कैसे चेक करेंगे, इसमें देखिए
इसमें भी क्या एच ओ एच एम ई। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कायरलिटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कायरलिटी। लोग तो बस मतलब काफ़ी बार बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, सी ओ एस पी ओ एस देखते हैं और टिक मार देते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है, कायरलिटी। अगर हम कायरलिटी जो करेंगे एच ओ एच एम ई ये ग्रुप अलग, तो ये क्या हुआ, कायरल। इसमें देखें एच ओ एच एम ई ये ग्रुप अलग, तो ये भी क्या हुआ, कायरल। अब देखो अगर इसमें हम एच के पीछे ओ एच है, एच के पीछे एच है, ओ एच के पीछे ओ एच है, एम ई के पीछे एम ई है, तो ये क्या एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह लग रहा है ना, मतलब एच के पीछे एच, ओ एच के पीछे ओ एच, एम ई के पीछे एम ई। तो अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें ऐसे, अगर हम बीच में एक मिरर रखेंगे तो एच के पीछे एच आएगा, ओ एच के पीछे ओ एच आएगा, एम ई के पीछे एम ई आएगा। तो ये क्या है, एम ये पी ओ एस है या फिर सी ओ एस है, ये बताओ मुझे। पी ओ एस होगा ना, क्योंकि क्योंकि जो ओ एच के पीछे ओ एच आ रहा है, सेम के पीछे सेम चीज़ आ रही है, तो ये क्या होगा, पी ओ एस। तो इसमें भी क्या है, कायरल सेंटर्स भी हैं और पी ओ एस भी है। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा मीज़ो। देखिए ये हमारे पास दो तीन मॉलिक्यूल्स और हैं, इसमें इसमें हम चेक करते हैं। देखो ये भी कायरल है, अभी हमने पहले ही देख रखा है, ये भी कायरल है। अब इसमें हमने जैसे पहले हमने क्या किया था कि ओ एच के पीछे ओ एच था, एच के पीछे एच था, तो हम वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहे थे। पर यहाँ ओ एच के पीछे तो कुछ है ही नहीं, एच के पीछे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पी ओ एस हमें लगाने का कोई चांस ही नहीं है। अब जब पी ओ एस नहीं तो फिर हम सी ओ एस के लिए चेक करके देखते हैं। जैसे ये एम ई है, अगर इन एम ई को हम आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे पास होगा या यहीं कहीं से। ओ एच कैसे होगा, ओ एच ऐसे होगा, एच कैसे होगा, एच भी ऐसे ही कहीं होगा, मतलब सब क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंटर से ही पास हो रहे हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम, सेंटर ऑफ सिमिट्री ऑपोजिट डायरेक्शंस में। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी सेम है और डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शंस में सेम एटम मिल भी रहे हैं। तो ये इसमें क्या है, सी ओ एस। और क्या था, सी सी तो हमारे पास थे ही। दो कायरल सेंटर्स भी हैं, सी ओ एस भी है, तो क्या हो गया ये, मीजो 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 हो गया। इसमें चेक करते हैं, जैसे इसमें क्या है, ऊपर सी ओ एच है, फिर एच ओ एच। अब इसमें हम कैसे डिवाइड करें, देखो देखो देखो, इसमें कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे। देखो फिशर है हमारे पास, तो हमारे पास एक चीज़ तो पहले ही दिमाग से हट गई कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्या नहीं होगी, सी ओ एस। फिशर में तो देखते ही नहीं। अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे पास करेंगे इसमें से, तो मैंने क्या कहा था कि जिसके थ्रू प्लेन पास करते हैं उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो अगर हमने इसके थ्रू प्लेन पास पास कर दिया तो इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। अब हमें देखने ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे। तो अब तो ये ऐसे ही बन गया एकदम, जो हमने पहले ही कर रखा है, ये ओ एच, ये ओ एच, ये एच, ये एच। अब तो मान लो ऐसे ही बन गया। तो इसमें तो हमें देखो ये ऊपर नीचे सेम पार्ट में भी डिवाइड करा और एक दूसरे की मिरर इमेज भी, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, पी ओ एस भी मिल जाएगा। और कायरल से ये दोनों कायरल सेंटर भी देखो, एक एच, एक ओ एच, एक सी डबल एच, और एक ये वाली ब्रांच अलग। सेम इस केस में भी एच ओ एच सी डबल ओ एच और ये ब्रांच अलग। तो दोनों कायरल भी हैं और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी है इसमें, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या होगा, मीजो। ये भी हमारे पास मीजो है। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कि हमारे पास ये 3 मेंबर वाली है रिंग। अभी हमने इसमें चेक किया था कि हमें इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाई थी, बट अगर आप ये देखो कि इसमें क्या कायरल सेंटर्स हैं। अगर आप पहले इसे इसे चेक करो कि ये यहाँ पर तो क्या होगा, दो एच होंगे, यहाँ पर होगा सी एच टू, तो यहाँ पर दो एच होंगे, तो ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं। इन्हें चेक करते हैं, एक एच, एक सी एल, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। तो इसकी चारों वैलेंसीज अलग हैं, चारों वैलेंसीज अलग हैं, तो क्या होगा, ये कायरल होगा। एक कायरल तो हो गया यहाँ पे। अब अगर ये कायरल है तो ये भी कायरल हो गया। तो हमारे पास सीसी की कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि हमें दो सीसी मिल गए इसमें। अब हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी चाहिए, और ऑड मेंबर रिंग में कभी सी तो होता नहीं, तो हम पी के लिए चेक करके देखते हैं। अगर हम एक प्लेन यहाँ से पास करें बीच से बिल्कुल, तो आप ये देखो कि सी एल के पीछे सी एल है, एच के पीछे एच है, सी एल के पीछे सी एल। अगर हम एक मिरर रखेंगे तो सी एल के सामने सी एल आएगा, एच के सामने एच आएगा, और ये दोनों तो सेम है ही है इधर। तो क्या हमें पी मिल रही है, ठीक है, हमें यहाँ पर पी भी मिल रही है। तो अगर सी सी भी है, पी भी है, तो ये क्या होंगे, ये क्या होगा, मीजो। तो देखिए ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप लोग थोड़ी और प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब मॉड्यूल से आप लोग थोड़े और क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन जैसा तो कुछ है भी नहीं। बस आपको क्या चेक करना है, सीसी चेक करना है, कायरल सेंटर चेक करने हैं, और एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। तो क्या आपको मीजो कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द क्लास। दैट्स इट फॉर